गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है अर्थशास्त्र का, जो हम विषय लेने वाले हैं वह है बीओपी अर्थात भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको कहते हैं बीओपी, शॉर्ट फॉर्म हो गया बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और हिंदी में कहते हैं भुगतान शेष। क्या कहते हैं? भुगतान शेष। अभी इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इससे संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो भुगतान शेष के अंतर्गत आता है उसको समझते हैं व्यापार शेष। क्या समझते हैं? व्यापार शेष। व्यापार शेष में क्या होता है? दृश्य मदों का निर्यात, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। दृश्य मद कहने के अर्थ हुआ कि जो चीज हमको दिखती है, महसूस होती है, जैसे मशीन, फ्रिज, टेलीविजन, कुर्सी, टेबल, कोई भी चीज, मशीन, ये सभी क्या आती है? दृश्य, जो हमको दिखती है। अगर दो देश हैं, वो आपस में व्यापार कर रहे हैं और ऐसी वस्तुओं का, दृश्य मदों का निर्यात कर रहे हैं, और निर्यात से हमको मिलेगा पैसा, और अगर हम आयात कोई चीज मंगाएंगे विदेशों से तो हमारा पैसा खर्च होगा। तो इन दोनों का ही अंतर क्या कहलाता है? व्यापार शेष कहलाता है। तो इसकी परिभाषा होगी व्यापार शेष की, जब दो देशों के बीच वस्तुओं का निर्यात आयात किया जाता है तो उनके अंतर को हम क्या कहते हैं? व्यापार शेष। और ये सूत्र रूप में हमने स्पष्ट कर दिया। अब हम भुगतान शेष की परिभाषा हम लेते हैं बैनम की। किसकी? बैनम। ये अर्थशास्त्री हैं और भुगतान शेष की परिभाषा देते हैं किसी देश का भुगतान शेष, किसी देश का भुगतान शेष भुगतान शेष जो होता है निश्चित समय अवधि में। कब? निश्चित समय अवधि में सारे संसार से, निश्चित समय अवधि में सारे संसार से लेन देन है, लेन देन है। ये किसकी परिभाषा है और किसके बारे में? किसके बारे में है बच्चों ये परिभाषा? ये है, इन्होंने परिभाषा दी है भुगतान शेष की परिभाषा। तो निश्चित समय अवधि है, भुगतान शेष जो किया जा रहा है सारे संसार से लेन देन हो रहा है, यानी कि हम जो भी व्यापार कर रहे हैं तो इसमें शामिल क्या क्या चीजें होती हैं। तो भुगतान शेष में ये समझने की कोशिश करते हैं। व्यापार शेष में हमने क्या देखा था? मात्र क्या थी? भुगतान शेष में मात्र, व्यापार शेष में दृश्य मदें थी। इसमें क्या आएंगी? दृश्य मदें। क्या आएंगी? दृश्य मदें। दृश्य मदें आएंगी। दूसरी क्या आएंगी? अदृश्य मदें। कौन सी मदें? अदृश्य मदें। तीसरी क्या आएगी? पूंजी अंतरण। क्या आएगा? पूंजी अंतरण। अब समझते हैं। हमने दृश्य मद तो व्यापार शेष में जो शामिल होता है उसे समझ लिया, लेकिन भुगतान शेष उससे बड़ा है। भुगतान शेष क्या है? उससे बड़ा है। तो इसमें क्या क्या हमने दिखा दिया? दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण। अब ये दृश्य मदों में हमने देख लिया कि वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। अगर निर्यात ज्यादा, आयात कम है तो ये क्या होगा? हमारे पक्ष में होगा। आयात ज्यादा, निर्यात कम है तो ये हमारे विपक्ष में होगा। दूसरी मद है अदृश्य मदें, जो सभी प्रकार की सेवाएं होती हैं, जैसे विशेषज्ञ की सेवा, बीमा, स्वास्थ्य या टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं। यातायात सुविधा, बैंकिंग सुविधा, जहाज
की सुविधा, हवाई जहाज की सुविधा, पानी के जहाज की सुविधा, ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, इसका लेन देन या इसके माध्यम से लेन देन क्या कहलाता है? ये सारी चीजें अदृश्य मदे। अगर हमको इससे टेक्नोलॉजी, हमारे विशेषज्ञ, हमारे बीमा एजेंट, हमारे जो भी चीजें हुई हैं उससे हमारी कमाई ज्यादा है और हमने खर्च कम किया है, तो ये हमारे पक्ष में है। अगर विशेषज्ञों की सेवा हमने ज्यादा ली है और बीमा सेवा हमने ज्यादा ली है और सुविधाएं ज्यादा ली हैं, तो ये हमारे विपक्ष में होगा। अब आते हैं पूंजी अंतरण। पूंजी अंतरण, पूंजी का हस्तांतरण। पूंजी जो होती है, इसका संपत्ति जितनी भी है, चाहे वो मशीन है, उपकरण है, वह सारे क्या कहलाते हैं? पूंजी। उसका निर्यात और आयात क्या कहलाता है? पूंजी अंतरण। पूंजी का ट्रांसफर हुआ। जैसे सरकारी संपत्ति है, अंशपत्र है या मशीनें हैं, ये इनका लेन देन अगर ये हमारे पक्ष में है तो ये हमारे पक्ष में, निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, तो ये हमारे पक्ष में रहेगा। अब हम समझना चाहते हैं भुगतान शेष की विशेषताएं। अभी हमने पढ़ा व्यापार शेष में लिखा था निश्चित समय अवधि, ऐसे ही ये भी क्या होता है? निश्चित समय अवधि होती है ना? निश्चित समय अवधि के लिए बना रहे हैं हम। ये क्या है? लेखांकन रिकॉर्ड है। क्या है? लेखांकन रिकॉर्ड। लेखांकन रिकॉर्ड है। इसमें क्या हो सकता है? दोहरी गणना होती है। क्या होती है? दोहरी अंक गणना करते हैं, यानी कि टेबुलेशन में हम क्रेडिट और डेबिट दो हिस्से में इसका ब्यौरा देते हैं और ये अंततः क्या होता है? बराबर निकलता है। क्या निकलता है? जब बराबर हो जाए उस स्थिति में हम बोलते हैं ये भुगतान शेष संतुलित हो गया। और एक तरफ क्रेडिट होता है जो हमको मिल रहा है, एक तरफ डेबिट होता है। तो इस तरह से दोहरी अंकना गणना की जाती है इसमें। और इसमें वस्तु, सेवाएं और लेखा, चालू खाता और पूंजी खाते का ब्यौरा दिया रहता है। ये तो इस तरह से अब हम समझना चाहते हैं भुगतान शेष के संगठक। क्या हम समझना चाहते हैं? भुगतान शेष के संगठन। हाँ, ये क्रमबद्ध लेखांकन रिकॉर्ड होता है। क्रमबद्ध करते हैं इसको। कैसे करते हैं? डेट वाइज। क्रमबद्ध भी लिख सकते हैं इसके आगे। क्या लिख सकते हैं? क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड। ठीक है, 2 पॉइंट चलो 2 पॉइंट और क्या लिखा? प्रोटीन गणना स्वतः संतुलित है, अंतर समायोजन में व्यापकता है, निश्चित समय अवधि है। स्वतः संतुलित और व्यापकता और अंतर समायोजन। हाँ, तो देखिए अगली विशेषता क्या है? यह स्वतः संतुलित होता है। क्या होता है? स्वतः संतुलित। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला कि क्रेडिट में और डेबिट में जब हम दिखाते हैं तो ये अपने आप को स्वतः ही संतुलित कर देता है, क्योंकि क्रेडिट भी जब डेबिट के बराबर होगा तभी संतुलन आएगा। तो ये स्वतः संतुलित भी होता है। और इसके अलावा इसमें व्यापकता भी होती है। क्या होती है? व्यापकता होती है। चालू खाता है, पूंजी खाता है, विभिन्न मदे हैं, काफी विस्तृत ये ब्यौरा होता है। और इसके अलावा अंतर समायोजन भी होता है। क्या इसमें समायोजन करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो इस तरह से यह हमने समझा इसकी विशेषताएं। अब हम समझना चाहते हैं भुगतान शेष के संगठक क्या है। कौन से? भुगतान शेष के संगठक। भुगतान शेष के संगठक, यानी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज इसमें शामिल होती है। तो भुगतान शेष में चालू खाता और पूंजी खाता शामिल होता है। क्या शामिल होता है? चालू खाता और पूंजी खाता। कौन से खाते शामिल हैं इसमें? चालू खाता और पूंजी खाता। पूंजी खाता। अब देखिए ये होते क्या है? चालू खाता जो होता है, जो हम वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहे हैं या जो हमको एकल ट्रांसफर मिल रहा है और अदृश्य सेवाओं का, विशेषज्ञों का जो हम सेवाएं दे रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? चालू खाते। एक निश्चित समय अवधि में अगर हम वस्तुओं का निर्यात, तो इसमें क्या क्या शामिल हो गई? दृश्य मदे। क्या? दृश्य मदे।
और क्या शामिल हो गई? अदृश्य मदें। अदृश्य मदें। अब मैंने वहां पे भुगतान शेष में यहाँ पूंजी अंतरण लिखाया था, लेकिन चालू खाते वो पूंजी खाता तो हमने यहां दिखा दिया। तो यहाँ पे अब क्या आएगा चालू खाते में? एकल अंतरण। क्या? यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर जो होते हैं, यानी कि गिफ्ट मिला हमको, विदेशों से प्राप्त गिफ्ट है, उपहार है, या किसी ने हमको कुछ गिफ्ट भेजा है, तो ये सब एकल ट्रांसफर में आएंगे। दृश्य मदे में वस्तु आती है सभी प्रकार की। अदृश्य मदे में सेवाएं आती है, चाहे वो विशेषज्ञ की सेवा हो। किसकी सेवा? विशेषज्ञ की सेवा। मान लिया जाए विशेषज्ञ भारत का है और उसने किसी को सेवा दी तो उसको पैसा मिलेगा। अगर विदेशी विशेषज्ञों की हमने सेवा ली तो हमको पैसा देना पड़ेगा। तो चालू खाता इसी से पक्ष में और विपक्ष में बनेगा। ऐसे ही बीमा, भारतीय ने किसी विदेशी का बीमा कर दिया तो विदेश का पैसा भारत में आएगा। ऐसे ही हमारी जो सेवाएं हैं उनका इस्तेमाल विदेशी करेंगे तो भारतीयों की यातायात कर रहे हैं भारतीय जहाज में, तो वह पैसा देंगे भारतीयों को। भारतीय करेंगे तो भारतीयों को देना पड़ेगा। तो इसके अलावा आता है जो दान उपहार विदेशियों से भारतीयों को मिले, वो एकल अंतरण में आते हैं। अब हम समझना चाहते हैं चालू खाते की विशेषताएं क्या है। चालू खाते की विशेषताएं देखिए, ये अगर दृश्य मद या अदृश्य मद ये अगर हमारे पक्ष में होंगे चालू खाते में, निर्यात को हम किस में दिखाते हैं? निर्यात पहली विशेषता। निर्यात हम किस में दिखाते हैं? धनात्मक चिन्ह, धनात्मक रूप में आता है। किस में आता है? धनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। आयात कभी भी जिसमें हमको खर्चा करना पड़ रहा है वो ऋणात्मक मद में प्रस्तुत होता है। किसमें? ऋणात्मक मदें हैं, ये धनात्मक मदें हैं। आयात ऋणात्मक मदें हैं। और इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? व्यापार शेष। क्या कहलाता है? व्यापार शेष कहलाता है। चौथी चीज, जो सेवाओं का अंतर जो है अदृश्य से जो से हमको पैसा मिला वह भी, इसका अंतर क्या कहलाएगा? अदृश्य मदों का अवशेष। और एकल अंतरण किस में आता है? हर समय पॉजिटिव में आता है। किस में आता है? एकल अंतरण किस में आता है? धनात्मक में आता है। तो ये हमारी कुछ इसकी विशेषताएं बनती हैं, जो कि हमने अभी तक पढ़ी, उनको ही विशेषता के रूप में स्पष्ट किया। अब पूंजी खाता क्या होता है? देखिए, मैंने पूंजी के बारे में आपको पहले भी बताया था जब पिछला पार्ट हम पढ़ रहे थे विदेशी विनिमय दर। तो पूंजी खाते में जो भी होता है समझ लो पहले कि क्या होता है। एक तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था? एसेट्स का निर्माण होता था। किसका? परिसंपत्तियों का निर्माण। क्या होता था? परिसंपत्तियों का निर्माण। और दूसरी चीज क्या होती थी? देयता उत्पन्न होती है, यानी कि खासकर सरकारी कोई चीज है और वह अपने अंशपत्र बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसको उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा या उनसे लेंगे। तो ये परिसंपत्ति पूंजी खाते ऐसे खाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं और इसमें देयता उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत जो चीज शामिल होती है वो मैं आपसे बताता हूं। तो पहले हैं सरकारी सौदे। सरकार के द्वारा कोई भी सौदे किए जाते हैं तो सभी सौदे किसमें आते हैं? पूंजी खाते में आते हैं। किसमें आते हैं? पूंजी खाते। इसके अलावा निजी सौदे, देश में निजी लोगों के जितने भी सौदे हैं वे भी किसमें आते हैं? निजी सौदों में आते हैं। तीसरा है प्रत्यक्ष निवेश। क्या है? प्रत्यक्ष निवेश। प्रत्यक्ष निवेश। और चौथा है पोर्टफोलियो निवेश। क्या है? पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश। डिपार्टमेंट होते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपार्टमेंट में निवेश, पोर्टफोलियो निवेश। तो ये पूंजी खाते में इनका सम्मिलित होते हैं, ये चीजें पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं। इसमें संपत्तियों का निर्माण भी हो रहा है और देयता भी उत्पन्न हो रही है। सरकारी सौदे हैं, सरकार की ओर से अंशपत्र बेचे जाएंगे तो पैसा मिलेगा, उनके खरीद लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, विदेशी अंशपत्र खरीदेंगे तो। ऐसे ही निजी सौदे होते हैं। अगर कोई निजी व्यक्ति है भारत का, वो पूंजी का निर्णय कर रहा है, अपनी कंपनी के शेयर बेच रहा है, खरीद रहा है, उससे ये पूंजी खाते के सौदे संपन्न होते हैं। प्रत्यक्ष निवेश, मान लिया जाए कोई निवेश करना चाहता है, विदेशी कंपनी है और वो रिलायंस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहती है तो निवेश कर रही है, तो ये धनात्मक रूप में अभिव्यक्त होगा। ठीक है। और पोर्टफोलियो निवेश, मान लिया भारत का रेलवे डिपार्टमेंट है, भारत का रक्षा डिपार्टमेंट है,
भारत का बैंक है, रक्षा डिपार्टमेंट में तो कोई शामिल ऐसे नहीं होता, तो रेलवे डिपार्टमेंट है, अगर उसको अनुमति मिली है, इसी तरह से भारत के बैंकिंग व्यवस्था है, एलआईसी है, उसमें कोई विदेशी कंपनी आ रही है और डिपार्टमेंट में अपना निवेश कर रही है, ये क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो निवेश। क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो निवेश। तो अब इसकी विशेषताएं समझते हैं। कोई भी विदेशी पूंजी का प्रवाह भारत की ओर हो रहा है, हमारे देश की ओर अगर होता है विदेशी पूंजी का प्रवाह, जिसमें तो वह धनात्मक चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। क्या पहली विशेषता क्या है? पूंजी का प्रवाह जब क्या हो? पूंजी प्रवाह देश के अंदर, पूंजी का प्रवाह देश के अंदर हो, देश में हो तो वह धनात्मक चिन्ह में। पूंजी का प्रवाह अगर विदेश में की ओर हो तो वह विदेश की ओर, तो वह किसमें व्यक्त करेंगे? और इसका इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? पूंजी खाता शेष कहलाएगा। और ये अधिकतर क्या होता है? संतुलित होता है पूंजी खाता अधिकतर। और व्यापार शेष में क्या हो सकता है? कभी कभी असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। तो अब हम समझना चाहते हैं इसकी विशेषता समझने के बाद कि चालू खाते में क्या क्या चीज आती है, और चालू खाते और पूंजी खाते में अंतर भी समझ लेते हैं। चालू खाते और पूंजी खाते में अंतर अभी हमने जो पढ़ा उसके आधार पर आप कर पाएंगे? अंतर कर लेंगे? जैसे ये चालू खाता मैंने लिख दिया और पूंजी खाता वहां लिख दिया, तो अंतर बताइए। अब बताइए, पहला अंतर बताइए। पहला अंतर है चालू खाते में दृश्य मदों का और अदृश्य मदों का क्या होता है? लेन देन होता है। दृश्य मदों का और अदृश्य मदों का लेन देन होता है, निर्यात आयात होता है, साथ में एकल अंतरण होता है। जबकि पूंजी खाते में संपत्तियों का निर्माण होता है और देयता उत्पन्न होती है, और पूंजी का प्रवाह सरकारी सौदे, निजी सौदे, प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश के रूप में देश के अंदर या देश के बाहर जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये क्या होते हैं? प्रभाव में होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रवाह फ्लो में होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्टॉक। जब हम आय का चक्रीय प्रवाह समझा था तब हमने स्टॉक क्या रहेगा, ये मात्रा फ्लो में नहीं है। फ्लो मतलब होता है कि एक निश्चित समय अवधि में जिसको नापा जाए, और स्टॉक होता है जिसे एक बिंदु पर क्या किया जाए? नापा जाए। ठीक है, दोहरी अंकना प्रणाली करते हैं जिसमें हम क्रेडिट और डेबिट दिखाते हैं। मान लिया जाए क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट जो चीज हमारे पास आती है, और ऐसे आपने डेबिट जो हम खर्च करते हैं, जो हमें पैसा गया, जो पैसा आया वो क्रेडिट हुआ। ऐसी पूंजी खाते का भी क्या होगा? क्रेडिट और डेबिट होगा। अब बताइए इसमें क्या वस्तु आएंगी? चालू क्रेडिट में क्या आएगी? जैसे विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ की सेवा देना, विशेषज्ञ सेवा देना। तो डेबिट में क्या आएगा? विशेषज्ञ सेवा लेना, विशेषज्ञ सेवा लेना। इसमें क्या आएगी? बीमा करना, विदेशियों का बीमा करना और बीमा लेना। विदेशियों द्वारा भारतीय यातायात करना, विदेशियों, समझ में आ रही है बात जो मैं बता रहा हूं? विदेशी क्रेडिट कब होगा? कब हमको पैसा मिलेगा? जब विदेशी आके भारतीय यातायात करें। विदेशियों द्वारा भारत में यातायात, और विदेशियों द्वारा भारतीयों द्वारा विदेश में यातायात, भारतीयों द्वारा विदेश में यातायात, विदेशी यातायात। इसी तरह वस्तुओं का निर्यात, निर्यात मैंने नहीं लिखा अभी, सबसे पहला लिखना चाहिए था शब्द निर्यात, और यहां पे क्या आएगा? इस तरह की जो भी चीजें हैं, दृश्य, अदृश्य और एकल अंतरण की धन, उपहार की प्राप्ति, क्या? और डेबिट में क्या जाएगा? उपहार देना, क्या? अच्छा, ऐसे ही हम पूंजी खाते में देखते हैं क्या क्रेडिट होगा? जो देश के धनात्मक में आएगा,
तो पूंजी खाते में क्रेडिट में क्या आएगा बताओ? स्वर्ण की बिक्री क्रेडिट में आएगा, पैसा मिलेगा ना तब। स्वर्ण की खरीद, स्वर्ण की खरीद, विदेशियों का पूंजी निवेश, विदेशी आकर भारत में पूंजी निवेश कर रहे हैं तो इससे धन की बढ़ोतरी होगी। और इसमें क्या होगा? भारतीयों द्वारा विदेश में पूंजी निवेश, क्या पूंजी निवेश, भारतीय कर रहे हैं तो पैसा वहां चला जाएगा। इसे तरह सरकारी सौदे, सरकारी अंशपत्र की बिक्री से क्या होगा? हमको पैसा मिलेगा। सरकारी अंशपत्रों की खरीद, सरकारी अंशपत्रों की खरीद, और इसके अलावा क्या हो सकता है? निजी सौदों में क्या करना? निजी सौदों की के अंशपत्रों की बिक्री और निजी सौदों के अंशपत्रों की खरीद यहां चली जाएगी। ये क्या हुए हमारे विभिन्न चालू खाता, पूंजी खाता। इसके अलावा अब भुगतान शेष में क्या इतनी ही चीजें रहती है कि चालू खाता बताया, पूंजी खाता बताया और एकल अंतरण बताया, क्या यही चीज रहती? नहीं, इससे अलावा कुछ भुगतान शेष के संगठन, अन्य संगठन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अन्य संगठन, अन्य संगठन। इसके फैक्टर और कौन कौन से हैं? इसके अलावा हमने चालू खाता पढ़ लिया, हमने व्यापार शेष पढ़ लिया, हमने भुगतान शेष पढ़ लिया। तो भुगतान शेष में आने वाले अन्य खाते कौन से हैं? सरकारी रिजर्व सौदे, सरकारी रिजर्व सौदे, और क्या है? भूल चूक। क्या है? भूल चूक का रिकॉर्ड। तो पहले यही पढ़ लेते हैं, भूल चूक। मान लिया जाए जब हम क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड कर रहे हैं देश में, तो उसमें कोई व्यवसायी है, उनको इनकम टैक्स देना है या कुछ करना है, तो वो वहां पे क्या है? चालाकी से बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको या कोई तस्करी का पैसा है। तो ये जो भूल चूक रिकॉर्ड है, तो हमने क्या समझा कि भूल चूक रिकॉर्ड इस तरह का भुगतान शेष का रिकॉर्ड होता है जिसमें व्यवसायियों के द्वारा अप्रामाणिकता प्रस्तुत की गई है या तस्करी का कोई रिकॉर्ड है जो छुपाया जा रहा है। ये सब क्या है? इससे संशोधन करने की आवश्यकता रहती है, तो ये भूल चूक का रिकॉर्ड कहलाता है। इसके अलावा ये सरकारी रिजर्व सौदे हैं। सरकारी रिजर्व सौदे का मतलब ये होता है कुछ विशेष, जैसे विदेशी विनिमय मुद्रा कोष होता है। क्या होता है देश के पास? विदेशी मुद्रा कोष, विनिमय कोष होता है, जिसमें केवल केंद्रीय बैंक और भारतीय सरकार का ही क्या होता है? निर्णय होता है, और वही उसका लेन देन करता है, जो कि सरकार के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नियम होते हैं। ये क्या है? इसमें हम किसको मानते हैं? अंतरराष्ट्रीय नीति, आर्थिक नीति से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं? अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक नीतियां हैं उसको ध्यान में रखकर ये काम करते हैं, और ये रिजर्व सौदा काम करता है। और केंद्रीय बैंक उसमें क्या करता है? सुधार कर सकता है। जो भी उसके पास रिजर्व रखे हैं विदेशी विनिमय के, उसको बिक्री करनी है, देश के करनी है कि उसको विदेशी विनिमय खरीदना है। तो इस तरह से ये रिजर्व सौदे भी होते हैं। अब हम समझना चाहते हैं एक चीज और कि भुगतान शेष क्या सदैव संतुलित होते हैं? क्या भुगतान शेष सदैव संतुलित होते हैं? पूछा जाता है। क्या क्या लगा दिया? क्या भुगतान शेष सदैव संतुलित रहते हैं? तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड के हिसाब से सैद्धांतिक रूप से भुगतान शेष सदैव संतुलित रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से क्या हो सकता है कि भुगतान शेष का जो चालू खाते का पक्ष होता है, पूंजी खाता का नहीं,
जो चालू खाते का पक्ष होता है उसमें असंतुलन के कारण भुगतान शेष असंतुलित हो सकता है, लेकिन पूंजी खाते के द्वारा इसको संतुलित किया जाता है और इस तरह से अंततः भुगतान शेष क्या हो जाता है, संतुलित बन जाता है। लेकिन ये क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से व्यापार शेष खाते के कारण क्या हो सकता है, असंतुलित हो सकता है। तो अब हम समझना चाहते हैं, तो हमने समझा कि ये फिर अंततः संतुलित हो जाता है पूंजी खाते से, लेकिन अगर भुगतान शेष में असंतुलन आया है तो उसके क्या कारण होंगे, क्या चीज समझनी है हमने, के कारण क्या है, अगर असंतुलन हुआ भी है तो उसके क्या कारण है, असंतुलन के कारण। तो हम समझ लेते हैं इसके आर्थिक कारण। क्या कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण भी। कौन से, राजनीतिक कारण। तो देखिए आर्थिक नीति से प्रभावित होकर कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण के अलावा एक कारण और भी लिखा जा सकता है, प्राकृतिक कारण। अब देखिए क्या होते हैं आर्थिक कारण, व्यापार चक्र। अगर व्यापार चक्र में उच्चावचन में फंस गया, आर्थिक उच्चावचन में, तो क्या हो सकता है, ये भुगतान शेष असंतुलित हो सकता है। दूसरा विकास व्यय, देश ने डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसा व्यय कर दिया है तो भी ये असंतुलन हो सकता है। तो इस तरह से आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन के कारण भी असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक अन्य कारण, अन्य कारण भी इसमें शामिल है, बढ़ती कीमतें हैं, जैसे अन्य कारण में बढ़ती कीमतें ले लो, या ये भी क्या होगा, आर्थिक कारण है जिसके कारण भुगतान में असंतुलन हो जाता है। सामाजिक कारण क्या है, लोगों की रुचि, स्वभाव के कारण अगर उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है, उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है तो उससे क्या, ये सामाजिक कारण बन जाता है जिससे कि भुगतान असंतुलन हो सकता है। अगला प्राकृतिक कारण क्या है, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, ये इसमें देश का सारा पैसा वहां खर्च हो सकता है जिससे कि भी क्या होगा कि देश में भुगतान शेष का असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। राजनीतिक कारण, अगर हमने विदेशों में दूतावास खोलने हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पहला क्या ले लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने में राजनीतिक कारण है, अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना है या दूतावास बनाने हैं, या राजनीतिक अस्थिरता है देश में, इलेक्शन बार बार हो रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण, जो राजनीतिक कारण है जो कि भुगतान शेष में असंतुलन लाने का कारण बनते हैं। और ये हमारा क्या हुआ, भुगतान शेष हुआ, जिसको हमने समझने की कोशिश की। और इसमें आप अगर छोटे बहुत न्यूमेरिकल आ सकते हैं, हमने एक सूत्र बताया था निर्यात माइनस आयात, ऐसी भुगतान शेष का भी होगा। भुगतान शेष में होगा कि भुगतान से प्राप्त आय और प्राप्ति और व्यय, इसका अंतर करके हम छोटे सवाल न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं इससे। थैंक यू।